अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे। हमने चैप्टर 1 के अंदर बेसिक्स की बात की थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 3 मेन रोल्स की बात की थी, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। उसके बाद हमने बात की थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस होता है, और इसके साथ साथ हमने बात की थी कि प्लानिंग जो है उसको कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कितने लेवल्स होते हैं प्लानिंग करते हुए, राइट। आज हम चैप्टर 2 की अगर बात करें तो इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और ये जो चैप्टर है आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने वाला चैप्टर है, और यही चैप्टर आगे आपको हेल्प कर रहा होगा बाकी आने वाले चैप्टर्स के लिए, राइट। चैप्टर 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड। और अगर आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आती तो देन देयर वुड बी अ बिग प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। तो ये जैसे फाउंडेशन होती है ना घर की, जब आप कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं तो उसकी फाउंडेशन को पहले क्या करते हैं, खोदते हैं, और उसके बाद उसकी फाउंडेशन को कोशिश कर रहे होते हैं मजबूत बनाने की, ताकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत बने, ठीक है। तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। और ये चैप्टर है जी रिलेटिंग विद द कॉस्ट। इसके अंदर कुछ बेसिक कैलकुलेशंस आएंगी और कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस आएंगी, वो जब आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं बताता चलूं कि इस चैप्टर की बेस पे आगे एक चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं बजटिंग। बजटिंग में दोबारा इसकी डिस्कशन आएगी। इसके अलावा इस चैप्टर की डिस्कशन आएगी वेरिएंस के हवाले से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हवाले से। तो वो जो हमने बात की थी ना, प्लानिंग, बजटिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, वहां पे कॉस्ट की बार बार जो है वो डिस्कशन आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कॉस्ट क्या होती है, क्या मतलब होता है जी कॉस्ट का, कोई बता सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जो भी खर्चा होता है, जैसे यानी कि कोई लागत आती है किसी चीज को बनाने की। मैंने ये शर्ट स्टिच करनी है, मेरा गारमेंट्स का कारोबार है, तो मैंने ये जो शर्ट स्टिच करनी है उसको बना के बेचना है, उसके ऊपर मेरी कोई ना कोई कॉस्ट आएगी। मसलन कौन कौन सी कॉस्ट आ सकती है? पहले नंबर पे जो कॉस्ट है उसके अंदर क्या लगेगी जी? कॉस्ट मेरी कपड़े की, मेन लागत कॉस्ट कपड़े की है, इसलिए कि कपड़े से ये चीज बन रही है ना, प्रोडक्ट बन रही है। इसके अलावा और भी कॉस्ट लग रही है, कौन सी? धागा जो स्टिच करने के लिए यूज होगा। उसके बाद और कौन सी कॉस्ट लगेगी, कौन सा खर्चा होगा इसको बनाने में? लेबर की, वर्कर को पैसे भी देने पड़ेंगे, टेलर को पैसे देने पड़ेंगे, भाई मेरी शर्ट सी दो ये वाली, ठीक है। और इसके बाद बटन्स की कॉस्ट भी आएगी, फिर पैकिंग करने की भी कॉस्ट आएगी, फिर उसके अलावा आपने बिजली का बिल देना है, उसकी भी तो लागत है, वो भी तो शर्ट की कॉस्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी कि जब मैं इस शर्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं एज अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये एक शर्ट बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी। फैक्ट्री का रेंट है, वेरी गुड जी। मशीनिंग की जो कॉस्ट है, मशीन खराब हो जाती है उसको ठीक कराना पड़ जाता है, ठीक है। बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं, उसका खर्चा भी तो है ना, डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट कहती है भाई आपने टैक्स भी देना है। फिर इस शर्ट की मार्केटिंग भी करनी है, फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे या किसी रेडियो पे, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चला रहे होंगे, तो उसकी भी कॉस्ट है। और कौन सी कॉस्ट आएगी? फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की भी कॉस्ट आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की, ट्रांसपोर्टेशन की। गारमेंट्स की फैक्ट्री में तो गारमेंट्स बन रही हैं, आगे आपने लेके जानी है उसको अपनी आउटलेट के ऊपर, ठीक है। अब आपके सामने यूनिवर्थ की एक, यूनिवर्थ ब्रांड है बेसिकली, ठीक है। अब आप शर्टें बना फैक्ट्री में, फैक्ट्री आपकी है क्या कहते हैं, कसूर रोड पे, और आपका जो डिस्प्ले सेंटर है या आउटलेट है वो है जी आपकी डॉल्मेन मॉल में। तो वहां से उधर तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी खर्चा है, वो भी कॉस्ट है। अब हम यहां पे ये कह रहे हैं कि वो लागत जो चीज को बनाने पे आ रही है और चीज को एडवर्टीजमेंट करने पे आ रही है, चीज को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने पे आ रही है, वो सारी हमारी कॉस्ट का हिस्सा है। समझ आ रही है बात कि नहीं? अच्छा, अब कई बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कॉस्ट और एक्सपेंस। कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है? कॉस्ट तो हमने कहा लागत,
किसी चीज को बनाने के ऊपर जो लागत आ रही है, जो खर्चे हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट का वर्ड बोल रहे हैं। सही है। एक होता है जी एक्सपेंस। एक्सपेंस भी खर्चा ही होता है, लेकिन ये वो खर्चे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को यूजुअली बनाने पे नहीं आते, ये उसके अलावा होते हैं। जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट को हम खर्चा बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, लेकिन हम इसको ये नहीं कह रहे कि यार ये बनाने पे खर्चा आ रहा है। ओके, तो खर्चे बहुत तरह के होते हैं। जैसे आपके खर्चे हैं, बिजली का बिल भी खर्चा है आपका, फॉर एग्जांपल टेलीफोन का भी खर्चा है। इसके अलावा आपका खर्चा जो आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन का भी आ रहा है, मार्केटिंग का भी आ रहा है। तो हमने यहां पे आगे चल के इसको सेपरेट करना है कि कॉस्ट में क्या चीज आएगी और एक्सपेंस में क्या चीज आएगी। क्या हर एक्सपेंस कॉस्ट का हिस्सा है या नहीं है? क्या कॉस्ट एक्सपेंस का हिस्सा है या नहीं है? बात समझ आ रही है कि नहीं? अभी हम सिर्फ कॉस्ट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको डिफरेंटली क्या किया हुआ है जी, इसको डिफाइन किया हुआ है। पहली जो डेफिनेशन है, अगर हम यहां पे बात करें, हम ये कहते हैं कि जी कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज एन एक्सपेंडिचर incurred to make or buy a product and or to provide the services and or to run a business department ठीक है, और अ डिवीजन। हम ये कह रहे हैं कि ये वो खर्चा है, कॉस्ट वो खर्चा होती है जो कि लग रही होता है, जो हमारा खर्चा आ रहा होता है किसके ऊपर? मैंने क्या लिखा है? मेरी अंग्रेजी समझ आ रही है? नहीं आ रही? बता दो, कोई वर्ड समझ ना आ रहा हो तो। इट इज एन एक्सपेंडिचर incurred to make or buy a product and or to provide the services and or to run a business department or division of the organization। क्लियर होगी बात? अब ये मैंने कोशिश की है कि एक डेफिनेशन ऐसी बना दी जाए जिसमें बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया जाए। आज हमने सिर्फ कॉस्ट का मीनिंग को ही समझना है मेनली, कि कॉस्ट होती क्या है, कैलकुलेट कैसे होती है। थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर ही बात करेंगे ज्यादातर। ले जी, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? खर्चा, एक्सपेंडिचर, खर्चे को बोलते हैं। इसको एक्सपेंस भी बोलते हैं, इसको हम लागत भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपने एसी से स्टार्ट किया, आपके कोई खर्चा आया, कोई कॉस्ट आई है कि नहीं आई? आएगी कि नहीं? जवाब नहीं आ रहा, क्या हुआ है? थके हुए हो? मैथ्स के बच्चे जी, खर्चा आता है? खर्चे का मतलब पता है ना, खर्चा क्या होता है? वो लागत, एक्सपेंस, इसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एक्सपेंस भी बोलते हैं। इनकर्ड, वो खर्चा जो लग रहा है। टू मेक, एक और वर्ड हम यहां पे ले रहे हैं, मेक। देखो, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक चीज से दूसरी चीज बना रहे होते हैं। ऐसे बिजनेसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जी, कोई बता सकता है उसकी एग्जांपल्स? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फर्नीचर बनाने वाला काम, कारोबार। जैसे टेबल चेयर्स वगैरह बनाते हैं ना, हम फर्नीचर बना रहे हैं जी, फर्नीचर बनाने वाले कारोबार जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं, ये एक चीज से दूसरी चीज बना रहे होते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट वाले जी, गारमेंट बनाने वाले कारोबार, ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। फिर बोट मेकिंग बिजनेसेस, बोट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, बोट्स बनाते हैं जी लोगों के लिए, वो क्या है जी? वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस,
कॉस्मेटिक बिजनेसेस जो हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ये क्या करते हैं, सीमेंट बनाते हैं। उसके बाद शुगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, ठीक है, पेपर मेकिंग बिजनेसेस, ये क्या कर रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बोलते हैं। तो हम ये कह रहे हैं हर वो खर्चा जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक चीज को बनाने पे, प्रोडक्ट मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। अच्छा, इसके साथ एक वर्ड है बाइंग का, खर्चा वो भी होता है जो चीज को खरीदारी पे भी होता है, उसको भी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने एक गाड़ी खरीदी जापान से, जब गाड़ी खरीदी उस पर मेरी कोई कॉस्ट लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी। एक तो मैंने प्राइस पे करनी है, साथ मैंने उसके टैक्सेस भी देने हैं, कुछ मैंने ड्यूटीज भी देनी है, ट्रांसपोर्टेशन भी देनी है कि मेरे घर तक गाड़ी पहुंच जाए। समझ आ रही है बात? उसको मैंने टेस्ट भी करना है, टेस्टिंग भी करवानी है साथ साथ। तो जरूरी नहीं कि हमारा खर्चा सिर्फ बनाने पे लग रहा हो, हमारा खर्चा खरीदारी पे भी हो रहा होता है। अब आप एक मोबाइल खरीदते हैं, आपका दोस्त कहता है यार कितनी कॉस्ट पे की है इसको खरीदने की, या क्या कॉस्ट पे की है, आप कहोगे यार मैंने ना इसकी इतनी कॉस्ट पे की है। अब कई दफा हम कॉस्ट को रेफर कर रहे होते हैं बाइंग से, प्राइस जो हम पे कर रहे होते हैं चीज को खरीदने पे, उसमें भी तो हमारा खर्चा होता है। अब आपने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप का एक खर्चा प्राइस पे की, उसके साथ साथ आपने उसका बैग भी खरीदा, उसके बाद आप वहां पे गए, वहां पे आपने सर्च किया, उस पर भी खर्चा है। वो सारा खर्चा हमारी कॉस्ट का हिस्सा बन रहा होगा। अब हमारी जिंदगी में, हमारे दुनिया में कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जो चीजों को नहीं बनाते लेकिन बना बनाया खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। ऐसे कारोबारों को क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। ये ट्रेडिंग या होलसेलर बिजनेस होते हैं। ये एक हाथ खरीदते हैं और दूसरे हाथ बेच देते हैं बाय एडिंग देयर प्रॉफिट इनटू द कॉस्ट। जैसे कि आपका मेट्रो है, मेट्रो क्या करता है, होलसेलर से खरीदता है और आगे चीजें रिटेलर को बेच देता है। इसके अंदर हमारे कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं, बाइंग वाले, इसके अंदर हमारे रिटेलिंग का बिजनेस है, छोटे कारोबार जो कर रहे होते हैं, एक हाथ खरीदते हैं दूसरे बेच देते हैं। जैसे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये रिटेलिंग बिजनेस है। इसी तरह होलसेलर्स हैं या इंपोर्टर्स हैं जो जापान से, कनाडा से, बाहर के मुल्कों से चीजों को क्या कर रहे होते हैं, इंपोर्ट कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं। वो बना तो कुछ नहीं रहे लेकिन वो बाय कर रहे हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, उन्होंने प्राइस पे की, फिर पैकिंग की प्राइस पे की, फिर ड्यूटी क्लियर करवाई, पोर्ट से क्लियर करवाया। क्या उनका खर्चा नहीं हो रहा? खर्चा हो रहा है। तो जरूरी नहीं यहां पे कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हो कि भाई सीमेंट बना रहे हैं तो इतना खर्चा हो रहा है। होता है, गारमेंट वालों का अपना खर्चे होते हैं, सीमेंट वालों के अपने होते हैं। ये कंपनीज क्या कर रही हैं बेसिकली, ये किस चीज में डील करती हैं, ये प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। जब हम किसी चीज को बनाने का फैसला करते हैं या आगे बेचने का फैसला कर रहे होते हैं, वो किस हवाले से होता है, वो प्रोडक्ट्स के हवाले से होता है। किस चीज को जाता है और आगे बेचा जाता है, प्रोडक्ट्स को। अब एक और डिक्शनरी में हमारे वर्ड ऐड होने लगा है कि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स क्या होती हैं जी, प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल, एक चीज जिसमें कंपनी डील कर रही होती है। नेस्ले की प्रोडक्ट्स कोई बता सकता है? नेस्ले कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जी, वन बाय वन। मैं नेस्ले में इंटरव्यू देने गया, उन्होंने मेरे से पूछा सवाल यही वाला जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये नेस्ले के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेस्ले की प्रोडक्ट्स बता दें कौन कौन सी हैं, वन बाय वन जी। पहली, अच्छा मेरा जवाब बिल्कुल गलत था, मुझे अब सोच के शर्म आती है, मैं बताना नहीं चाहूंगा लेकिन था गलत जी। पानी, वाटर, जो आपका जो है मिनरल वाटर जो बेचते हैं, ठीक है। और नेस्ले जूस है, उसके बाद कैडबरी है, चॉकलेट्स, ठीक है, आइसक्रीम भी है जी। और उसके अलावा 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं यार, आपने तो कुछ थोड़ी बहुत देखी हुई है। हाँ जी, मिल्क पैक, ठीक है, उसका योगर्ट भी होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट भी है जी। मसालों का वर्णन है ना, मसाले नहीं बनाते वो नेस्ले वाले, वो नेशनल बनाता है, नेशनल मसाले बनाता है जी। ठीक है, और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं?
जी, बाकियों का नहीं पता? पानी का ही पता है मेनली। जूस वगैरह पीते हो जी? कौन सा? हाँ जी, पेट फूड में भी बनाते हैं। इसी तरह एक कंपनी का नाम हमने सुना होगा, यूनिलीवर। बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल है। उनकी भी बेतहाशा है, उनके शैम्पूज भी हैं, उनके साबुन भी हैं, उनकी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में जो बेच रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स होती क्या है जिसमें कंपनी डील कर रही होती है, जो चीज बना के आगे बेच रही होती है। प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, हर चीज प्रोडक्ट नहीं होती। प्रोडक्ट के फीचर पहला क्या है? पहला फीचर ये है कि प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल। आपको चीजें पड़ी हुई नजर आती हैं। जैसे इस पूरे रूम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो किसी कंपनी ने बनाई हैं। जैसे कि ये हायर का एक आपका एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, ये इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हायर कंपनी एक्चुअली। हायर की और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फ्रिज है, जैसे कि टीवी है, जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि हायर की वॉशिंग मशीन है, जैसे कि हायर के ओवन है, ठीक है, हायर की इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली हायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, राइट? तो हायर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है, क्या आपको नजर आ रही है? कोई फिजिकल प्रेजेंस है कि नहीं? है सकती है ना, आप देख सकते हो उसको, फिजिकली देख सकते हैं, टेंजिबल है। प्रोडक्ट के एक और भी फीचर होता है, प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अब ये आप एसी नहीं लगवाते, साल बाद लगवा लो, 2 साल बाद लगवा लो, खरीद के रखा हुआ है, लगवा लो, 5 साल बाद लगवा लो, ठीक है। अभी नहीं इस्तेमाल करना, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। आप एक हाथ से आगे चीज खरीद सकते हो और उसके आप ऑनर बन सकते हो। मैंने हायर से ये एसी खरीदा, नाउ आई एम द ऑनर ऑफ दिस हायर एसी। ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। मैंने ये शर्ट खरीदी थी फोकस कंपनी से। फोकस कंपनी से मैंने शर्ट खरीदी, पैसे दिए, अब ये शर्ट मेरी हो गई, ये मेरी ऑनरशिप में आ गई, ये मेरी चीज बन गई, ठीक है। मैंने मोबाइल खरीदा, सैमसंग का मोबाइल खरीदा था, ये उनकी प्रोडक्ट है, मैंने पैसे दिए, मोबाइल ले लिया, इट इज नाउ अंडर माय ऑनरशिप, ठीक है। गाड़ी है, टोयोटा का कोई भी मॉडल उठा लें, आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी उनके लिए एक प्रोडक्ट है। जब हम उसको खरीद लेते हैं वो मेरा एसेट बन जाएगा, इसलिए कि मैंने उसकी प्राइस पे की है, अब वो गाड़ी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई है। समझ आ रही है बात कि नहीं? तीसरा फीचर ये है कि प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनका एक सेम स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? सेम होता है, सेम स्टैंडर्ड होता है। नेस्ले की पानी की बोतल चाहे आप लाहौर से खरीद लें, कराची से खरीद लें, उसका वेट, उसकी पैकिंग, एवरीथिंग वुड बी ऑफ द सेम स्टैंडर्ड, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को डील कौन कर रहा है? प्रोडक्ट्स को कौन डील करता है? या मैन्युफैक्चरर डील कर रहा होगा, या ट्रेडर डील कर रहा होगा, या बाय कर रहा होगा कोई बंदा प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट को कोई बना रहा होगा। हम अभी यहां पे पहुंचे हैं, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक और बाय क्या? प्रोडक्ट। समझ आ रही है बात कि नहीं? अच्छा, प्रोडक्ट का एक और भी फीचर है, कोई बता सकता है क्या होगा? जी, क्या बता रहे हैं? यूज? क्या क्या मतलब यूज का? प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट की लाइफ जो होती है ना, वो जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स को अभी हम बना सकते हैं और इसको लेटरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर यूज में ला सकते हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं? जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट्स को आज इस्तेमाल कर ले, हम इसको कल इस्तेमाल कर लें, परसों इस्तेमाल कर लें, 10 दिन बाद इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी जो कुछ शेल्फ लाइफ होगी। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कैंड फूड होता है, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। मेडिसिन हैं, उसकी एक्सपायरी है, आप बना लेते हैं, बाद में आप उसको इस्तेमाल कर लें बिफोर द एक्सपायरी डेट, राइट? तो प्रोडक्ट्स के फीचर ये हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी में प्रोडक्ट्स की तो जरूरत है ही है,
हमें सर्विसेज की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती हैं? कौन लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज? जो डील नहीं करते प्रोडक्ट्स में, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट्स देते हैं या सर्विसेज देते हैं? सर्विसेज देते हैं। टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके आर्किटेक्ट्स हैं, डिजाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं। लॉयर्स और लायर्स में ना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, सेम ही प्रोफेशन होता है। सो लॉयर्स और लायर्स ज्यादातर सेम भी नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं, झूठ के ऊपर नहीं रिलाय करते। तो एक लॉयर से मेरी मुलाकात हुई पहली दफा, मैंने गलती से ना लॉयर कहना था, लायर निकल गया मुंह से तो कहते सर आप स्ट्रेट, अब यही आपने मुझे मुखातिब कर दी है लायर कह के। मैं कहा यार मेरा तजर्बा कोई चंगा नहीं सी किसी लॉयर दे नाल, तो मैं तेन लायर कहता गलती नाल, तो बाहर अपोलोजाइज किया फिर बाद में उससे। अच्छा जी, सर्विसेज, हाँ जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। सर्विसेज जो होती हैं वो नजर नहीं आती। मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, आप कुछ हद तक तो देख सकते हो, लेकिन मेरे इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है, अगला मोमेंट में मैं क्या बताऊंगा। कैन यू टच, कैन यू सी द प्रेजेंस? नहीं। अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। एनजीओज हैं, द सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। क्या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्रेसेंट कॉलेज सर्विस प्रोवाइडर है, क्या उसकी कोई कॉस्ट आती है सर्विस प्रोवाइड करने पे? आती है। आती है कि नहीं आती? क्रेसेंट कॉलेज चला रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, क्या हमारी कोई कॉस्ट लग रही है इसके ऊपर? आपको सर्विसेज देने की लग रही है जी। बिजली का बिल बड़ा अच्छा खासा बिल आता है, रेंट अच्छा खासा पे करना पड़ेगा 2 कैंपसेस का, उसके साथ साथ हमें आपको स्टेशनरी देनी पड़ती है, इसके साथ साथ हमें आपके टीचर्स जो हैं वो जो टीच कर रहे हैं उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, फिर और स्टाफ भी, उनको भी सैलरी देनी पड़ती है। कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही? तो सर्विसेज, अब एक हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, क्या उनकी कॉस्ट नहीं लग रही होगी? लग रही होगी। वो जो आप जाते हो डॉक्टर के पास, वो जो आपके कहते हैं ना मुंह खोलें बड़ा सारा, तो वो स्टिक डाल के मुंह खोलता है कि नहीं डॉक्टर? वो कहता है बड़ा सारा आ को, कहता है ना। अब वो जो स्टिक है उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही? वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो उसकी भी कॉस्ट लग रही है। और जो वो राइटिंग पैड पे आपको दवाइयां लिख के दे रहा है, उसकी कॉस्ट नहीं लग रही? डेली के पता नहीं कितने रजिस्टर वो सॉरी राइटिंग पैड भरता है, उसकी कॉस्ट नहीं लग रही? वो जो पेन है उस पर भी कॉस्ट लग रही है। फिर वो जो एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है उस पर भी कॉस्ट आ रही है भाई, ठीक है। इसी तरह उसका जो पीए है उसकी सैलरी निकल रही है, उस पर भी कॉस्ट आ रही है। लागत आ रही है कि नहीं आ रही? सर्विस प्रोवाइडर है, कॉस्ट आ रही है। अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग फर्म चला रहे हैं, ऑडिट या अकाउंटिंग फर्म चला रहे हैं, उसके ऊपर हमारी कॉस्ट लगती है। अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट ही हैं, अब आपको जरा सोचें ना कि आप अकाउंटेंट है, आप अपनी फर्म चला रहे हैं, अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, कंसल्टेंसी देते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट लग रही होगी? ऑफिस का रेंट देना पड़ेगा, डीएचए में आपका ऑफिस है, बड़ा शशके वाला ऑफिस है, बिल्डिंग है जी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी पड़ रही है, लिफ्ट के पैसे भी देने पड़ रहे हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, राइट। उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टेशनरी है जिसपे वो काम कर रहा है, फाइलें शाइलें बना रहा है। अब तो खैर पेपरलेस काम हो रहा होता है ज्यादातर। कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, वो ठीक करवाना पड़ जाता है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर्स हैं। आपको नींद आ रही है बच्चे? थोड़ी थोड़ी। अब मैं जरा थोड़ा सा करख्त अल्फाज में बोलूंगा ताकि आपको नींद ना आए, ठीक है। मैं तो इसलिए आपके सामने जरा चहलकदमी कर रहा हूँ ताकि आप लोग जरा जागे रहो, वरना ये मैं बैठ के भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे थकने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। अब आपने अब आंखें बंद की ना तो फिर मैंने आपसे कहना जाके मुंह धो के आए, ओके। लें जी, अब हम बात करने लगे हैं अकाउंटेंट की, जो बात कर रहे थे उसकी भी तो कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना। कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है जी? हमने अभी गिनी है, एक तो स्टेशनरी की, साथ रेंट की, फिर इलेक्ट्रिसिटी की,
फिर उसके अलावा फर्नीचर की रिपेयर, वो कोई रिपेयर करवाना पड़ जाता है वो। फिर उसने आगे अपने कोई जूनियर्स रखे हुए हैं, अकाउंटेंट रखे हुए हैं, ट्रेनीज रखे हुए हैं, उनको सैलरीज वगैरह देनी पड़ती हैं, वो भी तो कॉस्ट है कि नहीं कॉस्ट है। और इसके अलावा कौन सी कॉस्ट है, जब वो सर्विसेज दे रहा है, अपनी क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है, फिर आपने एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे जाना है, अपने ऑफिस से क्लाइंट पे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो फ्यूल लगता है। फिर उनको अपने क्लाइंट्स को खाना खिलाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, बुला के अच्छे वेन्यू पे। जब मीटिंग्स होती हैं, आप कोई अच्छा वेन्यू डिसाइड करते हैं कि यार पीसी में मिलेंगे शाम में, ठीक है, तो हमारी ज़रा नेटवर्किंग हो रही होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, मीटिंग्स हो रही होती हैं, कभी हम उनके प्रेमिसेस जा रहे होते हैं, कभी वो हमें कॉल कर लेते हैं जी, ठीक है, कि जी डीएचए के इस कैफे में आ जाएं, इसमें हमारा आज मीटअप है, राइट। तो कहने का मतलब ये सारी लागत आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है सर्विस प्रोवाइडर्स की। अच्छा जी, अब ये जो यूफोन वाले हैं, इनकी कॉस्ट क्या आ रही होगी, वो भी सर्विसेज दे रहे हैं जी बच्चे, क्या कॉस्ट आ रही होगी यूफोन वालों की। मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, और बड़ा हैवी किस्म का खर्चा कर रहे होते हैं, बड़ी हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा रहे हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट लगा रहे हैं, और सैलरीज वेजेस वगैरह देने हैं, और रेंट वगैरह दे रहे हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज खोली हुई है उसका रेंट दे रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी के बिल दे रहे हैं, फिर एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं। जो मेन पॉइंट है उस पर नहीं आ रहे आप लोग। वेरी गुड जी, सिस्टम जो रखे हुए हैं, जनरेटर लगाए हुए हैं, उसकी फ्यूलिंग नहीं करनी, रिफ्यूलिंग नहीं करनी। ये जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं यार, फिर वो जो सिम आपको देते हैं, उसकी प्रिंटिंग वगैरह, सिम कार्ड देते हैं, वो क्या है, वो भी तो कॉस्ट है। और कौन सी कॉस्ट है बताएं, जो इंस्ट्रूमेंट्स या वायर्स वगैरह लगी हुई हैं उसकी कॉस्ट, जनरेटर्स की कॉस्ट, वो सारा क्या है, वो कॉस्ट का हिस्सा है। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो हमने यहां पे कहा कि जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनका भी कोई ना कोई लागत आ रही होती है, उनकी भी तो कॉस्ट लग रही होती है कि नहीं लग रही होती। मैंने आपको 3 बड़ी एग्जांपल्स दी हैं, हॉस्पिटल की, मैंने आपको एग्जांपल दी है अकाउंटिंग फर्म की, मैंने आपको एग्जांपल दी है किसकी, क्रेसेंट कॉलेज की, और मैंने एक और भी एग्जांपल दी है टेलीकॉम कंपनी की। जब आप इंशाल्लाह एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो वहां पे आपको ये पूरे सिनेरियोज देता है कि आप इस कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आप एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के अकाउंटेंट हैं, और आपका ये रोल है, आपसे ये एडवाइस हम मांगना चाह रहे हैं बिकॉज यू आर अ सीनियर अकाउंटेंट ऑफ दिस कंपनी, सो वी वांट टू रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस। अब जब तक आपको बिजनेस का पता नहीं है, तो आप उसकी ना कॉस्ट को ढूंढ सकते हैं, ना आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं सही तरीके से। तो पहले नंबर पे मैं बच्चों को ये कहता हूं कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, बिजनेस का मॉडल क्या है। अकाउंटेंट कभी भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर सकता जब तक वो एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक फीचर्स को जानता ही नहीं है, उसके मॉडल को जानता ही नहीं है, उसके प्रोसेसेस को जानता ही नहीं है, या उसकी एक्टिविटीज को नहीं जानता। आप कैसे एज एन अकाउंटेंट एडवाइस कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग की, जब तक आपको ये नहीं पता है कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है क्या, हम क्रेसेंट कॉलेज में क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज क्या हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है कि हमें बिजनेस के प्रोसेस को समझना पड़ता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। जब आप किसी क्लाइंट पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला एज एन अकाउंटेंट, तो आप सबसे पहले बिजनेस की नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे। आप एक एनजीओ पे काम करने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि एनजीओ की रेवेन्यू क्या है, उसके खर्चे क्या हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, तो आप कैसे कंट्रोल करने की बात करेंगे। समझ आ रही है कि नहीं बात। तो लिहाजा अपने आप को अब आपने रेडी करना है, कोशिश किया करें कि डिफरेंट बिजनेसेस के मॉडल्स को पढ़ा करें, हाउ द नेस्ले इज वर्किंग, व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, मेरे से तो गलती ये हुई थी ना, नेस्ले की बात कर रहा था तो मैं तैयारी के साथ नहीं गया था, मैंने उनकी वेबसाइट को नहीं खंगाला था या पढ़ा नहीं था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बीटी का नॉलेज तो आप ले रहे हैं,
लेकिन बीटी के अंदर हम ये ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं बता रहे होते कि यार एग्जैक्टली प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा। और कई दफा प्रोसेसेस में डिस्कनेक्शंस आ रहे होते हैं, एक प्रोसेस काम नहीं कर रहा होता, उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है, फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है, उस पर हमारी समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि एक प्रोसेस खत्म कहां पे होता है, दूसरा स्टार्ट कहां पे होता है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइस, राइट? तो बिजनेस को पढ़ा करें, अमेजॉन का मॉडल क्या है, कैसे काम करता है अमेजॉन, कैसे ईबे काम कर रहा है, कैसे टोयोटा कंपनी काम करती है, उनकी मार्केट्स क्या हैं, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, पेप्सी की क्या प्रोडक्ट्स हैं। आप तो एक दो प्रोडक्ट्स को जानते हैं, पेप्सी को सिर्फ पेप्सी के नाम से जानते हैं, उनकी और भी प्रोडक्ट्स हैं, जरा ढूंढिएगा जाके पेप्सी की क्या प्रोडक्ट्स हैं। पेप्सी जूस भी बनाता है, पेप्सी आपके लेज भी बनाता है, कभी लेज को देखा उसके ऊपर पेप्सी को लिखा हुआ है, मेड बाय पेप्सी है। ठीक है, कोका कोला बेवरेजेस है, उसके जूसेस भी हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए बच्चों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग फर्म, ऑडिट फर्म की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। हम सिर्फ जानते हैं जी ऑडिट करते हैं, हम ये नहीं जानते कि यार वो सॉफ्टवेयर्स भी लगाते हैं कंपनीज में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी आपको इंस्टॉल करते हैं, हम सिखाते हैं बच्चों को, हम इंस्टॉल करते हैं जाके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, ईआरपी सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं क्लाइंट्स पे जाके। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं, भाई टैक्स एडवाइजरी भी कर रहे होते हैं, ऑडिट भी कर रहे होते हैं, बुक कीपिंग भी कर रहे होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजरी भी दे रहे होते हैं, एडवाइस भी कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं। अकाउंटेंट सिर्फ एक काम नहीं कर रहा होता बैठ के अकाउंटिंग फर्म में। सो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट कि यार बिजनेस क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या है। तो आज से अपनी आदत बनानी है क्या, बिजनेस को पढ़ना है और उसको समझना है कि वो काम कैसे कर रहा है, उसका प्रॉफिट कहां से आ रहा है, उसकी कॉस्ट कौन कौन से लग रही होंगी। ये असाइनमेंट हम करेंगे भी, और लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है ताकि आपको थोड़ा सा हलाया जाए, जोड़ा जाए और आपको तैयार किया जाए। जब आप इंशाल्लाह जाएंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो दे विल आस्क यू कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स वी डील विद, डू यू थिंक दिस प्रोडक्ट इज वाइबल, स्टिल वी हैव टू मेक विद दिस प्रोडक्ट और वी हैव टू डिसकंटिन्यू इट। ठीक है, अच्छा, आप सर्विसेज की बात कर रहे थे, हम सर्विसेज के जो फीचर्स हैं अब इनको थोड़ा सा हम चेंज करने लगे हैं। जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं जी, इनटेंजिबल होती हैं। इनटेंजिबल का वर्ड यहां पे लगा देंगे, इनटेंजिबल, नजर नहीं आती। मेरी सर्विसेज आपको नजर नहीं आएंगी। डॉक्टर की सर्विस आप देखते हो, डॉक्टर की सर्विस देख सकते हो। आप डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाते, सर जरा अपना सर लाइएगा पास, मैंने आपके दिमाग में, आपके देखना है ब्रेन में क्या चल रहा है सर, देख रहे हो, नहीं देखते ना, इंटेंजिबल है। आपको ये जो आपके मोबाइल पे सिग्नल्स आ रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं आपको, क्या आप उसको देख सकते हो? नहीं देख सकते। बार्बर के पास कटिंग कराने जाते हो, क्या उसकी सर्विसेज को देख सकते हो? वो तो तब पता चलेगा जब वो आपको पूरा ही खराब कर देगा, अरे यार तू चंगी सर्विसेज नहीं देती, बट इट्स टू लेट नाउ, राइट? समझ आ रही है कि नहीं बात? उसके बाद आप सर्विसेज को लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते, इसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हो, सर्विसेज दे रहे हैं ना वो आपको, खाना खाते हो, 5-10 मिनट का टेस्ट होता है, उसके बाद गायब, खत्म, शुद्ध, कोई पता नहीं खाना खाया था कि नहीं खाया था। घंटे बाद फिर भूख लगी होती है, फिर आप कहते हो यार उन्होंने तो इतनी क्वांटिटी कम थी। तो कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड फीचर इज सो साइमल्टेनियटी, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियटी। यहां पे हम इसको लेटर कंज्यूम नहीं कर सकते, हमें साथ साथ कंज्यूम करना पड़ता है सर्विसेज को। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप पैसे देते हो, फीस देते हो, साथ ही सर्विसेज ले लेते हो, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेता है। एक दिन की दवाई लिखेगा, आप दवाई कंज्यूम करोगे, सर्विसेज गॉन। आप ये पेपर पास करोगे, आपने भूलना शुरू हो जाना कि मैंने क्या पढ़ा था। आपसे को 3 महीने बाद पूछे ना पेपर पास करने के बाद, तो आप वो यार मुझे, मैं 1 मिनट ठहरो यार, मैं सोचता हूँ मैंने क्या पढ़ा था। आप एग्जैक्टली तो नहीं याद रखोगे ना। अब मैंने पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं कि मैंने एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड क्या पढ़ा था।
वो तो आप जब रूटीन में होते हो तब साथ साथ पढ़ रहे होते हो, साथ साथ यूज कर रहे होते हो, राइट? तो इट मीन्स के सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. द लाइफ ऑफ द सर्विसेज आर वेरी शॉर्ट. आप डॉक्टर के पास जाते हो, मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट का बताया कि डॉक्टर के पास जाते हो, फीस पे करते हैं, पहले तो आप 5,000 फीस रखते हो टेबल पे उसके, ठीक है, फिर वो आपका ट्रीटमेंट देता है. तो सर्विसेज की जो लाइफ होती है शॉर्ट होती है, आप उसको लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते. उसके बाद सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. सर्विसेज की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. मैं आपको नॉलेज तो दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ओनरशिप तो नहीं दे रहा अपने नॉलेज की. लेकिन मसला यह है कि ये ओनरशिप मेरी है भी नहीं अपनी. नॉलेज डजंट बिलोंग टू मी, नॉलेज बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी. अल्लाह खुद ही फरमा रहे हैं ना कि मैंने तुम्हें सिखाया बोलना, इल्म मैंने तुम्हें सिखाया. तुम कैसे प्रिटेंड कर सकते हो? दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट उठा लें, डॉक्टर उठा लें, इंटेलेक्चुअल उठा लें, ये जो आपके न्यूटन, ये जो साइंस वाले बच्चे हैं ये बेहतर जानते होंगे, एडिसन उठा लें, कितनी इन्वेंशंस हैं एडिसन की, 1400 से ज्यादा इन्वेंशंस हैं, ठीक है. एक बंदा इन्वेंशन पे इन्वेंशन करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट पे हजार हजार दफा फेल होके इन्वेंशंस कर रहा है, बल्ब बना के आपको दे देता है. इस बल्ब ने जिंदगी बदल दी लोगों की. ये छोटे छोटे बल्ब जो आपके मोबाइलों में चल रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ठीक है. फिर ग्राहम बेल, फिर बंदे उठाओ आप, कितने कितने इंटेलेक्चुअल बंदे, आइंस्टाइन हो गया, पता नहीं क्यों कौन कौन से बंदे, स्टीव जॉब हो गया. द नॉलेज वॉज नॉट बिलोंगिंग टू देम. वो तो अल्लाह ताला ने आपके दिमाग में कोई चीज डाल दी, कोई आइडिया आ गया, कोई नॉलेज आ गया, तो वो क्या है, वो अल्लाह की जात नहीं आपके दिमाग में डाला. लेकिन गोरा तो इसको नहीं मानता. गोरा या काफिर इस चीज को नहीं मानते. वो कहते हैं यार नॉलेज बिलोंग टू अस. भाई ऐसी है ना, टाइम लाया, हमें फिर नॉलेज आया. तो सर्विसेज आपके नॉलेज या इंटेलेक्ट पे डिपेंड कर रही होती है. सर्विसेज जो बंदा दे रहा होता है, अब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, ये जो नॉलेज है ये मैंने अपने उस्तादों से सीखा, मेरे उस्तादों ने अपने उस्तादों से सीखा, उन्होंने अपने उस्तादों से, ये अब नॉलेज की पूरी चेन चल रही है. इट डजंट बिलोंग टू अस. जिस दिन कोई टीचर ये समझ लेता ना कि ये नॉलेज मेरा है, मैंने किताबें बड़ी लिखी हैं, मुझे कहीं से कुछ होता है, वहां पे उसका फेलियर शुरू होता है. बिकॉज कि वो ये समझने बैठ जाता है कि ये मेरी नॉलेज की प्रॉपर्टी है. और कुछ ऐसे कमबख्त लोग होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन वो शेयर नहीं करते. मर जाएंगे, नॉलेज शेयर नहीं करेंगे, देंगे नहीं, और नॉलेज देने से ज्यादा पड़ता है. एक टॉपिक था, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जब स्टूडेंट था ना, इसी सब्जेक्ट का, तो मुझे वो टॉपिक पढ़ते हुए समझ ही नहीं आता था. खुद से जब मैं पढ़ता था समझ ही नहीं आता था, फंसा रहता था, कितने दिन फंसा ही रहा उस पर. जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो क्या हुआ, समझ आना शुरू हो गया. मैंने बहुत सारे कोर्सेज ऐसे करवाए हैं जो मैं खुद सीखना चाहता था, लेकिन मैंने उसको जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे खुद आना शुरू हो गया. मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई, पहले पढ़ाओ, उससे फिर लर्न कर लो, वो आपका नॉलेज बेस बन जाएगी. एग्रीड और नॉट? तो हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, सर्विसेज जो दे रहे होते हैं, वो अपने एक्सपर्टीज, उनके अंदर ह्यूमन एक्सपर्टीज होते हैं, ह्यूमन टच होता है ज्यादा, जिसकी बेस पे वो क्या दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं. डॉक्टर जब ये समझने बैठ जाता है ना कि यार ये नॉलेज मेरा है, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, तो वो फेलियर है उसका. शिफा भी बड़े बड़े, मैंने ऐसे डॉक्टर भी देखे हैं, काबिल डॉक्टर, शदीद काबिल डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठेंगे लेकिन शिफा नहीं है उनके हाथ में. और मैंने एक ऐसे डॉक्टर से भी मिला हूं जो एक पुराने किसी इलाके में रहता था, पुराने इलाके में, जिसको आप ढूंढ भी नहीं आराम से सकते. वहां पे डॉक्टर बैठा हुआ है, पर एक छोटा सा टेबल लगाया हुआ है घर पे ही, लोगों का वो इलाज कर रहा है, लोगों की लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं, टाइम ही नहीं मिलता उससे. पर्ची की फीस है 10 रुपए, उधर आप दे रहे हो 3,000 रुपया.
अल्लाह ने शिफा रखी हुई है, और लोग पहुंच रहे हैं, शिफा याब भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं यार क्या बात है यार, डॉक्टर मशहूर नहीं है वो, जरूरी नहीं कि जो बंदा मशहूर होता है उसको वो उतना ही काबिल भी हो। काबिलियत का मशहूर ही होने से कोई जिक्र नहीं। आज तो आप टिकटॉक पे डांस करें तो आप मशहूर हो जाते हैं, ठीक, पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, आप पर्सनली ले लेना कि जो जितना बड़ा मरासी है वो उतना ज़्यादा मशहूर भी है, वो कमा भी रहा है। बहरहाल हम उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज की भी कॉस्ट आती हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे बात की ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती सर्विसेज में। ऑनरशिप आप होटल जाएं, पीसी होटल भूरबन, ठीक है, वहां पे एक रात का किराया जी 70,000 रुपया पर नाइट, स्टार्ट 70-80 हज़ार से होता है वो। आप उधर जाएं, 3 दिन के लिए होटल बुक कराएं, 3 दिन के बाद देखें फिर वो आपके साथ क्या करते हैं। 3 दिन तो आपको बहुत अच्छा सर्व करेंगे, हेलो हाय, ये सर आपको कुछ चीज़ चाहिए, पैसे पूरे होंगे, 3 दिन पूरे होंगे, सर 12 बज गए सर प्लीज़ दफ़ा हो जाएं, यानी कि आउट हो जाएं, आपका टाइम खत्म होने वाला है, बार बार रिमाइंड कराएंगे, ठीक है। तो अब आप वहां पे जाके चौड़े होके बैठ जाओ, टांग पे टांग रख, मैंने नहीं निकलना, ये होटल तो मेरा है, ये भाई मैंने, जनाब साहब ये मेरा होटल है। अब चूंकि मेरी ट्रैवलिंग हुई हुई है तो मैं उसकी बेस पे आपको बात करने लगा। जो लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं ना, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करते हैं, उनको बड़ी एग्जीक्यूटिव फीचर्स मिलते हैं। एयरपोर्ट पे भी एग्जीक्यूटिव लाउंज होता है, ठीक है, जहाज में भी उनका एक सोफा टाइप सीट होती है जिसपे वो चौड़े होकर लेट सकते हैं। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, फिर एयर होस्टेस बड़े प्यार से आपको आके कहती हैं, सर प्लीज यू हैव द फर्स्ट प्रेफरेंस टू गो आउट ऑफ द प्लेन, चूंकि आप एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। अब आपका वो जो पैसे आपने भरे हुए हैं, एक टिकट जो नॉर्मल हमारे जैसा बंदा लाख रुपए की लेता है, उसने 4 लाख रुपए दिया हुआ है उस बिजनेस क्लास के अंदर ट्रैवल करने के लिए। अब आप बैठे हुए चौड़े हो गए, मैंने नहीं निकलना, ये तो सीट मेरी है, आपको बैठने देंगे? एमिरेट्स वाले कहेंगे भाई जाएं आप, आपने पैसे आपके पूरे हो गए, आपने जो सर्विसेज के पैसे दिए थे गॉन, ठीक है। तो यू आर नॉट द बिकमिंग ऑफ द ऑनर ऑफ दैट सर्विसेज, ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही सर्विसेज में, आप राइट ले रहे हो इस्तेमाल करने का, लेकिन ऑनर नहीं बन रहे। आगे चलें। स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज इज नॉट द सेम। सर्विसेज का स्टैंडर्ड सेम निश्ता मोड़ा नहीं होगा। क्यों? कि देखो एक टीचर है वो पढ़ा रहा है आपको एमए, एक और टीचर आएगा, उसका लेवल ऑफ टीचिंग, एक्सपर्टीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। आप कहते हो यार ये 5 स्टार होटल है, इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, और ये जो 3 स्टार होटल है उसकी सर्विसेज पुअर है। एक अच्छा डॉक्टर होता है, एक बिल्कुल बुरा डॉक्टर होता है। एक अच्छी फर्म होती है, एक बिल्कुल लो क्लास फर्म होती है। तो स्टैंडर्ड इज नॉट द सेम, स्टैंडर्ड वेरी करता है। प्रोडक्ट्स के केस में स्टैंडर्ड सेम होता है। क्लियर होगी जी बात? अब हमने कहा कि वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द सर्विसेज। कॉस्ट खर्चा है, बनाने पे भी आता है, बाय करने पे भी आता है, सर्विसेज के ऊपर भी आता है, या किसी डिपार्टमेंट को चलाने पे भी आता है। खर्चा डिपार्टमेंट को चलाने पे भी आता है। अब जैसे कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है बिल्कुल सामने, वो क्या कर रहा है? वो कोऑर्डिनेशन दे रहा है, लोगों बच्चों को गाइड कर रहा है, उनको टाइम टेबल इशू कर रहा है, उनके मसाइल को हल कर रहा है। क्या उस डिपार्टमेंट को चलाने की कॉस्ट नहीं आ रही? वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको सैलरीज देनी है, उनको कंप्यूटर ठीक करवा के देने हैं, उनको और स्टेशनरी प्रोवाइड करनी है, क्या उसका खर्चा नहीं आ रहा? आ रहा है बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की भी कॉस्ट आ रही होती है, डिपार्टमेंट को भी चलाने की कॉस्ट आ रही होती है, और एक खास बिजनेस के डिवीजन को रन करने की भी कॉस्ट लग रही होती है, एक बिजनेस के सेगमेंट को रन करने की भी कॉस्ट लग रही होती है। अब बिजनेस बहुत बड़ा होता है, उसके कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा डिवीजन है कराची में है, इम्तियाज स्टोर्स की बात करें, इम्तियाज स्टोर्स की कितनी ब्रांचेस हैं? उन ब्रांचेस को रन करने की भी कॉस्ट
होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आज हमने सिर्फ क्या सीखा? सीखा तो बहुत थोड़ा, लेकिन इसमें सीखा बहुत कुछ। क्या क्या सीख लिया? मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखा, ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में सीखा, उसके अलावा प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा, उसके बाद सर्विसेज के बारे में सीखा, उसके बाद बिजनेस की भी कॉस्ट लग रही होती है, ठीक है, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में भी सीखा। सीखा बहुत कुछ, लेकिन नजर थोड़ा आ रहा है आपको। ये एक सिर्फ डेफिनेशन नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब हमारे इस सिलेबस के अंदर ज्यादा बात किसकी चल रही होगी? किसकी चल रही होगी? प्रोडक्ट्स की चल रही होगी। प्रोडक्ट्स को तो मैंने उड़ा दिया, प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारी ज्यादा डिस्कशन होगी। सर्विसेज की कॉस्ट के बारे में एक ही चैप्टर है, सर्विस कॉस्टिंग के नाम से, चैप्टर नंबर 13 है, या देख लीजिएगा आसपास कहीं पे होगा। बात समझ आ रही है? उसके बाद ज्यादा बात हमारी किस पे हो रही होगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के ऊपर, ठीक है। हम एनजीओ की बात नहीं करेंगे, नॉट प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे। हमारा मकसद प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना है, उनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ये नहीं है कि ईदी वाले या जो आपके शौकत खानम वाले हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कॉस्ट कैलकुलेशन, दे आर ऑल्सो, ठीक है। बट यहां पे हम एनजीओ अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, हम चैरिटी की बारे में बात नहीं करेंगे, हम पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे या प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह व ताला हमने बात करनी है कि व्हाट इज द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ये 2-3 चीजें हो जाएंगी तो फिर हम थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें मेरे से आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये 1-2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई विल टेक अराउंड 10 डेज। कितने? 10 डेज और 1 वीक, ठीक है। तो आज आप देख सकते हैं कि क्या दिन है, आज है थर्सडे, तो प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे तक ये चैप्टर चल रहा होगा, स्लोली 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 स्लोली। और आप इतना तंग आओगे, आप कहोगे यार सर की स्पीड नहीं बढ़ रही, 10 पे चल रहे हैं इस वक्त, तो 10-20 पे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि देखें, आपकी क्लास में साइंस के बच्चे बैठे हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, हर कोई कॉमर्स का नहीं है या अकाउंट्स के बैकग्राउंड का नहीं है। आपने भी मेरे ख्याल साइंस बैकग्राउंड से ही है ना, आप दोनों भी ए लेवल बिजनेस पढ़ा था, एक्स्ट्रा में पढ़ा था जी। बच्चे आपने पढ़ा? आप तो शदीद बोर हो गए ना मेरी बातों से, हुए हो कि नहीं? थोड़ा से हुए हो? आपने कहना सर ये क्या करा रहे हैं सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है सर, ये ऐसे तो वैसे, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। लेकिन जो बेचारे मैथ्स के हैं, वो कोई और जोलॉजी वाला भी था, कोई केमिस्ट्री वाले बच्चे, वो तो आपको समझ आई है ये चीज़ों की? कोई मुश्किल तो नहीं हुई, या ऊपर से लंग लुंग तो नहीं गई? ठीक है, चलें। तो खैर हमने बेस बनानी है ताकि हमें आगे जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी तो। और जो मैंने पढ़ाया प्लीज़ उसको रिवाइज करके आएगा, ठीक है। और अपने नोट्स वगैरह ना पूरे करने हैं, वो जो मटेरियल वगैरह मैंने आपको